Welcome to your friends Step for Special. Today in this video we will discuss DED-HI Paper 9 Unit 1.3.4 Individualized Education Plan। आइए इसके बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए अब जानते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम। आइए इसके बारे में जानते हैं। कक्षा में अलग अलग योग्यता वाले बच्चे होते हैं जिनकी शैक्षिक आवश्यकताओं और सीखने का तरीका अलग होता है। इसके अलावा कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो समूह शिक्षण में सामान्य अधिगम की मात्रा को नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने व सामान्य अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए आईईपी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो आईईपी है उसको अप्लाई करने का मोटिव क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आईईपी का जो गठन है वो किया गया है। क्योंकि जो एक बच्चा है वह क्लासरूम में इतना अच्छा शिक्षण नहीं प्राप्त कर पाता। क्लास में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं जिसके अंदर कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, कुछ अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। और उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए आईईपी को प्लान किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है ताकि बच्चों के लिए जो सामान्य अधिगम को सुनिश्चित करने की इच्छा है वह पूरी हो सके। और उन सभी बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आईपी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में सामने आती है। यहाँ पर सभी बच्चों के लिए आईपी को अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है जिसके अंदर बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आईपी को बनाने में सहयोग मिलता है। आइए इसकी एक डेफिनेशन है वो जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिकमैन, आईपी एक लिखित दस्तावेज है जो कि बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियोजित किया जाता है जो कि इसके योग्य हों। यहाँ पर बताया गया है कि आईपी उन बच्चों के लिए तैयार की जाती है जो इसके योग्य हो। बच्चे की खास रूप से जो दिव्यांगता है या फिर आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए आईपी को तैयार किया जाता है। ये यहाँ पर इसका आईपी का डेफिनेशन दिया गया है जिसको हमें ध्यान से नोट करना है, ये यहाँ पर ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे जानते हैं नीड ऑफ आईईपी। आईईपी क्यों आवश्यक है, इसको हम निम्न बिंदुओं के तहत बता सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को सामान्य शैक्षिक स्तर पे लाना। यहाँ पर बताया है कि जो बच्चे शिक्षा में पीछे रह जाते हैं उनको सामान्य शिक्षा के लक्ष्यों के साथ लेकर आना, सामान्य क्लास में जोड़ने के लिए, शिक्षा के साथ लाने के लिए आईपी का गठन किया जाता है। ये यहाँ पर दिया गया है। सेकंड ऑप्शन दिया गया बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना, कि बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आईपी का तैयार किया जाता है। थर्ड दिया गया जिन बच्चों को सामान्य कक्षा शिक्षण से फ़ायदा न हो रहा हो उन्हें अतिरिक्त शैक्षिक सहयोग देना, कि जो बच्चे क्लासरूम में लर्निंग नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे क्लास में लर्निंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए आईईपी का गठन किया जाता है, आईईपी की तैयारी की जाती है। फोर्थ दिया गया है शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, कि बच्चे के अंदर जो लर्निंग एबिलिटी है उसको डेवलप करने के लिए आईईपी की तैयारी की जाती है। ये यहाँ पर इसकी आवश्यकता दी गई है जिसको ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए आईपी तैयार करना आवश्यक हो जाता है। आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। आईपी किसके लिए, कि आईपी किस प्रकार के बच्चे के लिए तैयार की जाती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। जो बच्चे शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हों, जो बच्चे शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हों, कि जो एजुकेशन में पीछे रह गए हैं किसी यूनिट में या फिर किसी स्पेसिफिक या फिर ओवरऑल भी अगर शिक्षा में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, तो उस प्रकार की सिचुएशन में बच्चे के लिए आईपी तैयार की जाती है। सेकंड पॉइंट दिया गया है जिन्हें सामान्य कक्षा शिक्षण से फ़ायदा ना हो रहा हो,
यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे कक्षा में अन्य बच्चों के साथ शिक्षण करने में असहज महसूस करते हों या फिर जिनको शिक्षण नहीं हो रहा हो, उन बच्चों के लिए आईपी तैयार की जाती है। थर्ड दिया गया, जिनकी शैक्षिक आवश्यकताएं सामान्य से भिन्न होती है, जैसे स्पेशल बच्चे जो होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनके लिए आईपी तैयार की जाती है। 4 पॉइंट दिया गया है, जिन्हें अतिरिक्त शैक्षिक सहयोग की आवश्यकता होती है, कि जिन बच्चों को अतिरिक्त मतलब अलग से किसी टीचिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू शिक्षण कराने की आवश्यकता होती है। 5 दिया गया है, जो शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त न कर पा रहा हो, जो बच्चे अधिगम प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हो, उनको शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आईपी सहयोगी होती है। ये यहाँ पर बताए गए हैं इसके। ये यहाँ पर आईपी के पॉइंट्स बताए गए हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं टीम ऑफ आईईपी कि जो आईईपी की टीम है उसके अंदर कौन कौन लोग हैं जो बच्चे के लिए काम करते हैं मिलके। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट होता है स्टूडेंट, जिसके बारे में हमें आईपी तैयार करनी है, उसका सिलेक्शन होता है। फिर होता है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर होते हैं जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कोई हीयरिंग से हो, सीपी से हो या फिर आईडी या एमआर से हो, वो सभी स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर आता है स्पेशल एजुकेटर असिस्टेंट। फिर दिया गया है इसके अंदर स्पीच थेरेपिस्ट, कि बच्चा अगर बोलने में असक्षम है तो उसके लिए या फिर किसी प्रकार की उसकी वाणी से संबंधित कोई इशू है तो उसके लिए जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो भी होगा उसके अंदर। फिर आते हैं पेरेंट्स, जो आईईपी है उसकी टीम में जो पेरेंट्स हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर आता है ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट होता है कि जो हम अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसकी जांच करने के लिए जो प्लान तैयार किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, वो सब ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा ही की जाएगी। अब यहाँ पर आता है साइकोलॉजिस्ट। अब जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है या फिर श्रवण बाधित बच्चा है या फिर मंदबुद्धि बच्चा है, उन सब के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो तैयारी करते हैं कि किस प्रकार के बच्चे के साथ समस्या है और उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की आईपी हमें तैयार करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो यहाँ पर दिए गए हैं ये आईपी की टीम के मेंबर्स होते हैं, जो कि आईपी को प्रभावी और इफेक्टिव बनाने में सहयोग देते हैं ताकि बच्चा अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आइए अब जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईईपी। फर्स्ट दिया गया है इसमें असेसमेंट, सेकंड दिया गया प्लानिंग, थर्ड दिया गया इसके अंदर एग्जीक्यूशन एंड रीअसेसमेंट। ये इसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं 4, जो कि आईपी को इफेक्टिव बनाने में सहायक होते हैं। फर्स्ट दिया गया इसका स्टेप ऑफ आईईपी। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पॉइंट, आइए उसके बारे में जानते हैं। असेसिंग ऑफ करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो आईपी उन बच्चों के लिए प्लान की जाती है जो सामान्य अधिगम को न प्राप्त कर रहे हों, यानी कि शैक्षिक रूप से पीछे रह गए हों। जिन बच्चों के लिए हमें आईईपी प्लान करना होता है, सबसे पहले हमें उसका CLF यानी कि करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग एसेस करते हैं। इसके तहत हम बच्चे के साक्षर कौशल, भाषा विकास, पूर्व अधिगम की मात्रा का पता लगाते हैं और इसी को आधार मानकर जो ज्ञान देना होता है उसकी प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि बच्चों के लिए आईपी तैयार करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है असेसिंग ऑफ करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग होता है, कि जो कि आईपी में महत्वपूर्ण होता है, जिससे बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है कि बच्चे के अंदर भाषा वाणी का विकास कितना हुआ है, बच्चे के अंदर जो साक्षरता कौशल है वह कितना है, उसने पहले कितना सीख पाया है। ये सभी की सब जानकारियाँ हमें पहले CLF के थ्रू मिल पाती हैं। आइए जानते हैं अब सेकंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। आईईपी हम उन्हीं टॉपिक्स या लेसन्स के लिए प्लान करते हैं जो बच्चे को समझ न आया हो। बच्चे के लिए जो प्रॉब्लमेटिक टॉपिक हों उसी के बारे में ज्ञान लेना हो लॉन्ग टर्म गोल
होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे के अंदर जो समस्या है, जिस टॉपिक को बच्चा समझ ना पाया हो, उसी टॉपिक को हमें सिलेक्ट करके बच्चे के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल हैं उनको सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि बच्चा उससे सीख सके। आइए जानते हैं, किसी बच्चे को ADL एक्टिविटी का ज्ञान न हो तो उस बच्चे में ADL का ज्ञान कराना ही हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर बच्चा डेली लिविंग स्किल्स की जो एक्टिविटी है उसको भी नहीं कर पाता है, तो सबसे पहले हमें बच्चे को चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए ADL ट्रेनिंग्स के लिए प्लान तैयार करें, ताकि बच्चा ADL में अच्छा कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं थर्ड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स। आइए जानते हैं इसके बारे में। 5 से 10 मिनट के लिए होता है, इसलिए पूरे टॉपिक को एक साथ कवर नहीं किया जा सकता। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल को डिवाइड करके शॉर्ट टर्म गोल्स तैयार किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त करने में सहायक हों। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चे को एक ही बार में पूरी एक्टिविटी सिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और उसके लिए जो एक्टिविटी है उसको शॉर्ट टर्म में करवाया जाता है, उसके कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो शॉर्ट टर्म गोल हैं उसको डिसाइड करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि वह लॉन्ग टर्म गोल के लिए सहयोगी हो, उसको पूरा करने में हेल्पफुल हो। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। जब हम IEP का एग्जीक्यूशन करते हैं, जब तक पहला गोल प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम दूसरे गोल पर मूव नहीं करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको प्राप्त करने के लिए जो हमने शॉर्ट टर्म गोल बनाए हैं उनमें से हम फर्स्ट गोल से सेकंड गोल पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक बच्चा फर्स्ट गोल को अचीव नहीं कर लेता। यहाँ पर ये ज़रूरी बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक बार लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड हो जाने के बाद बच्चे की आवश्यकता के अनुसार लर्निंग मटेरियल भी तैयार करना होता है। लर्निंग मटेरियल तैयार करते समय बच्चे का मेथड ऑफ लर्निंग, यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स, का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो IEP है उसका प्रेजेंटेशन करते समय हमें बच्चे के लिए जो TLM है उसकी तैयारी करनी होती है, और वो जो तैयारी होती है बच्चे की लर्निंग मेथड और यूज ऑफ सेंस ऑर्गन के आधार पर करनी होती है। कि बच्चा अगर HI है तो उसके लिए हमें जो विजुअलाइज कॉन्सेप्ट है उसको अधिक से अधिक देना होगा, और साथ में अगर बच्चा सुनता भी है, अगर हीयरिंग एड यूज़र है तो उसके लिए ऑडिबल भी जो TLM है उसको यूज़ कर सकते हैं हम। और अगर बच्चा सेंसरी इशू है तो उसके लिए जो टच सेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी हम यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर बताए गए हैं। और ख़ासकर जो ADL ट्रेनिंग्स होती हैं वह MR बच्चों से रिलेटेड होती है, और ऑटिस्टिक बच्चों से जो कि बौद्धिक रूप से चीज़ों को समझने में असक्षम होते हैं। तो इन सब को कराने के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं वो सभी अच्छे रूप में और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार करने चाहिए, ताकि बच्चे अपने गोल को अचीव कर सकें। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ TLM। प्रयोग के आधार पर TLM 3 प्रकार के होते हैं। जो TLM है 3 प्रकार के होते हैं, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल। ये सब हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जो TLMs हैं उनका सिलेक्शन करना चाहिए, ये यहाँ पर दिए गए हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। आइए इसका जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टीचिंग। एक बार शॉर्ट टर्म गोल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करके टीचिंग की जाती है। यहाँ पे यह ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल के लिए टीचिंग करेंगे। टीचिंग करने के बाद अगर असेसमेंट से यह पता चलता है कि बच्चे ने गोल प्राप्त कर लिया है तो हम
दूसरे गोल के लिए टीचिंग करेंगे। यहाँ पर टीचिंग करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के लिए जो फर्स्ट गोल हमने सेलेक्ट किया था, क्या वह बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। अगर नहीं किया है तो हम तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक बच्चा फर्स्ट गोल को प्राप्त नहीं कर लेगा, और उसके बाद ही हमें जो सेकंड गोल है उसके लिए आगे बढ़ना है, यहाँ पर बताया गया है। आइए जानते हैं सेकंड असेसमेंट। बच्चे ने शॉर्ट टर्म गोल प्राप्त किया है यह या नहीं, गोल पर मूव करना है या नहीं, इन सभी बातों का जवाब असेसमेंट के बाद मिलता है। अगर असेसमेंट से यह पता चलता है कि बच्चे ने पहला गोल प्राप्त कर लिया है तो हम अगले गोल पे बढ़ेंगे। यह प्रक्रिया हर गोल के बाद दोहराई जाएगी। अगर बच्चे ने सभी शॉर्ट टर्म गोल प्राप्त कर लिए हैं तो लॉन्ग टर्म गोल अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे ने एक्टिविटी की है, जो उसने गोल को लर्न किया है, अगर बच्चा सभी शॉर्ट टर्म गोलों को अचीव कर लेता है तो बच्चे का जो लॉन्ग टर्म गोल है वह अपने आप ही कवर हो जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। और हम प्रत्येक स्टेप के बाद जो चेकिंग है उसकी करते हैं कि बच्चे ने गोल प्राप्त किया है या नहीं किया है। अगर कहीं पे भी बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है तो हम दोबारा से उस गोल के बारे में बच्चे को बताएंगे, डिस्कस करेंगे, एजुकेशन देंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए आगे जानते हैं थर्ड पॉइंट, रिकॉर्ड कीपिंग। इससे तात्पर्य सूचनाओं को सुरक्षित रखना होता है। आईईपी की रिकॉर्ड कीपिंग करते समय निम्न सूचनाओं का उल्लेख होता है, जानते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड, कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। सेकंड दिया गया टाइप ऑफ डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। थर्ड दिया गया एडिशनल प्रॉब्लम, कि बच्चे के साथ एसोसिएटेड डिसेबिलिटी कोई और है या नहीं है, कोई और समस्या है या नहीं है। फोर्थ दिया गया लॉन्ग टर्म गोल, कि बच्चे का लॉन्ग टर्म गोल क्या सिलेक्ट किया था। 5 दिया गया शॉर्ट टर्म गोल, कि इस लॉन्ग टर्म गोल के लिए सब गोल्स क्या सिलेक्ट किए गए थे। 6 दिया गया है नेम ऑफ स्पेशल एजुकेटर असिस्टेंट, कि जो स्पेशल एजुकेटर का असिस्टेंट था उसके बारे में भी डिटेल होनी चाहिए। 8 दिया गया है मेथड एंड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। 9 दिया गया है फॉलोअप एंड फर्दर रेफरल। ये सब रिकॉर्ड कीपिंग करते वक्त ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए हम बच्चे के लिए अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग और उसका जो आईपी का उद्देश्य है उसको इफ़ेक्टिव बनाकर बच्चे के लिए जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए सहयोग कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है।